ठीक है 4 पे आते हैं। एक सरफेस टेंशन गिवन है जी, ये आपके पास सरफेस टेंशन का फॉर्मूला S = F/L होता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो फॉर्मूले आप याद करते हो वो उनका मीनिंग और थोड़ा सा पता हो तो हमें अच्छे से याद रहता है फॉर्मूला। जैसे ये सरफेस टेंशन आप देख रहे हो, सरफेस टेंशन एक्चुअल में किसी भी लिक्विड के सरफेस पर क्रिएट होती है। जैसे आपके पास ये भिगोने के अंदर पानी दिया हुआ है, ये एक भिगोना होता है, उसके अंदर कंटेनर में पानी दिया हुआ है और ये पानी का जो ऊपर का सरफेस है वो बच्चों जब काफी रुका हुआ होता है, स्टिल कंडीशन में होता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाटर के लिए, तब स्टिल वाटर के लिए यहाँ पर पानी के सरफेस पर एक मेम्ब्रेन टाइप की बन जाती है, एक सरफेस के ऊपर एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। अगर इस पानी के ऊपर आप एक छोटी सी कील या निडल को भी ड्रॉप करोगे तो वो छोटी सी कील पानी के सरफेस पर बच्चों फ्लोट करती है, तैरती है। ये एक्सपेरिमेंट हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे, जिसमें बाकायदा बताया गया है कि एक बड़ा लोहे का शिप तो पानी में डूब जाता है, लेकिन एक छोटी लोहे की कील पानी पर तैरती है। ऐसा क्यों? ये है बच्चे इसका कारण सरफेस टेंशन। पानी के सरफेस पर एक टेंशन क्रिएट हो जाती है जो सरफेस टेंशन बनाती है। इस सरफेस टेंशन की वजह से ही एक छोटी सी लोहे की कील को जेंटली अगर पानी पे छोड़ा जाए तो बच्चे वो पानी के सरफेस पर तैरने लगती है, वो पानी में डूबती नहीं है। तो ये सरफेस टेंशन पानी के या लिक्विड के सरफेस पे क्रिएट होता है, जिसका फॉर्मूला है S = F/L। तो आपको सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए ये फॉर्मूला एक्चुअल में आया कहां से। इसके बाद अब आपको सरफेस टेंशन की पहले डायमेंशन निकालनी होगी। तो S = सब जानते हैं फोर्स की डायमेंशन mL/T-2 होती है। क्लियर बेटा? L की डायमेंशन अपॉन में लिख दी L, तो F और L की दोनों की डायमेंशन रख दी गई है। आप जानती है L से L कट जाएगा तो यहां आपके पास MT-2 बचेगा, MT-2 बचेगा। अब यहां आपके पास जो डायमेंशन दिखाई दे रही है बच्चों, इसका इस्तेमाल करके यूनिट बनाओ। तो अब हम क्या बनाने वाले हैं? यूनिट ऑफ S, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो अब आप खुद ही सोचो, मास, M माने क्या है? मास। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो पहले चेक कर लेना ऑब्जेक्टिव में आपको मास किस टर्म में दिया हुआ है, किलोग्राम में दे रखा है या फिर बच्चों ग्राम में दे रखा है। तो पहले मैं MKS में लेके चलता हूं। क्लियर? तो मास शुरू में हमने क्या ले लिया बेटा? किलोग्राम ले लिया। और ये क्या है? लेंथ, लेंथ से लेंथ कट गई थी, ये था T था, सॉरी, ये T⁻2 था। तो बच्चों ये क्या दे रखा आपको? टाइम। और आप सब जानते हो टाइम क्या होता है? (2). तो ये आपके पास सरफेस टेंशन की यूनिट आ चुकी है जो है kg/s²। ओके, तो ये आपके पास जो यूनिट गिवन है, अगर ऑप्शन में ये आपको यूनिट दे रखी है तो आप इस पे टिक कर देना। अगर बच्चे CGS में दे रखा है CGS, तो CGS के लिए क्या करोगे? g/s²। ओके, आप इस तरह लिख सकते हो। क्लियर? और तीसरी चीज मैं एक और बता देता हूं, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप डायमेंशन चेक करोगे बच्चों, यहीं कहीं आप बना सकते हो N/m। क्लियर? तो इसकी मैं यूनिट आपको किलोग्राम, ग्राम, न्यूटन और डायन, चारों में आपको मैं इसकी यूनिट समझाता हुआ चल रहा हूं। क्लियर? तो इसी के आगे और करके लिख देता हूं। इसके अलावा सरफेस टेंशन की यूनिट बच्चों और क्या होगी? N/m। ये MKS में ही है, इसीलिए इसी के आगे लिखा मैंने और करके। अब CGS में सरफेस टेंशन की दूसरी यूनिट और क्या हो सकती है? डायन की टर्म में, तो डायन/सेंटीमीटर। तो आपके सामने अब मैंने डायमेंशनल मेथड के बेसिस पर सरफेस टेंशन की यूनिट बनाना सिखाया। तो ये मेथड काफी आसान है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जिस टर्म में आपसे पूछे उसी टर्म में आपको सॉल्व करना है। आपसे डायमेंशनल मेथड से कहा यूनिट बताओ, बस डायमेंशन कैलकुलेट करी और फिर यूनिट लिख दी। आप बेटा डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी आप F और L की डायमेंशन पुट करके डायरेक्ट भी आंसर बता सकते थे, लेकिन अगर डायमेंशनल मेथड से बोला है तो पहले डायमेंशनली सॉल्व करो, फिर उसके बाद यूनिट लिखो। ओके, तब पूरे मार्क्स मिलते हैं। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लेते हुए चलते हैं। इसमें
एक क्वेश्चन और ले रहा हूं बच्चों में। तो यूनिट कैलकुलेट करना सीखा हमने डायमेंशनल मेथड से। एक क्वेश्चन और आपके सामने है जिसमें आपको कैपिटल जी, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, तो कैपिटल जी की भी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। तो कैपिटल जी की डायमेंशन तो सब बच्चों को निकालनी आती है। तो कैपिटल जी की डायमेंशन निकाल के अब हम उसकी यूनिट लिखना सीखेंगे। ओके, तो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर जो भी आपका 5 है। तो आपको बच्चों यूनिट बतानी है, यूनिट ऑफ कैपिटल जी। बेटा कैपिटल जी की यूनिट बतानी है बाय डायमेंशनल मेथड। ओके, बाय डायमेंशनल मेथड। शॉर्ट फॉर्म में डायमेंशनल को मैंने DIM डॉट करके लिख दिया, डायमेंशनल मेथड। तो सबसे पहले कैपिटल जी की बच्चों डायमेंशन बताइए क्या होगी। सब जानते हैं ये वाला फॉर्मूला, ये न्यूटन ने बताया था। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेटा कैपिटल जी इज इक्वल टू FR² अपॉन M1 M2 होता है। अब आप इस फॉर्मूले के अंदर डायमेंशन पुट करिए, तो आपके पास F माने फोर्स, फोर्स की होगी बच्चा MLT-2। फिर इसके बाद R², बेटा R का मतलब लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर अपॉन M1 M2, M1 की हो जाएगी M और बेटा M2 की हो जाएगी M। ओके, तो ये आपके पास कैपिटल जी की हमने यहां तक डायमेंशन पुट कर दी। मैंने हमेशा सिखाया डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला पता होना जरूरी है। जिस बच्चे को फॉर्मूला पता है बेटा डायमेंशन तो अपने आप भाग भाग के आती है। तो कैपिटल जी की डायमेंशन आप देखिए, एक M से एक M गया, M ऊपर आया, M इनवर्स L³ T-2। तो ये तो बच्चों हमने कैपिटल जी की डायमेंशन निकाल ली। अब इस डायमेंशन का इस्तेमाल करके अब हम निकालेंगे यूनिट। ओके, तो यूनिट अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, पहले चेक कर लेना यूनिट आपको किलोग्राम मीटर सेकंड में दे रखी है, तो इसे किलोग्राम मीटर सेकंड में रख देना। अगर बच्चे न्यूटन में भी दे रखी है, न्यूटन है, मीटर है और सेकंड है, तब इसे मैं न्यूटन मीटर सेकंड में भी कन्वर्ट करना सिखाऊंगा अभी। तो पहले इसे किलोग्राम मीटर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें वो देखिए। तो वो होता है MKS। तो MKS सिस्टम में कैपिटल जी की यूनिट लिख रहा हूं। M माने क्या होता है किलोग्राम, किलोग्राम इनवर्स, L³ क्या है मीटर क्यूब, और T माने सेकंड की पावर -2। तो ये आपके पास कैपिटल जी की यूनिट आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम मीटर और सेकंड। तो किलोग्राम मीटर और सेकंड की टर्म में अगर आपको दी जाए तो आप इस तरह कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ओके, अब इसे आप अगर न्यूटन में निकालना चाहते हो तो और करके न्यूटन के लिए आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से ही न्यूटन में कन्वर्ट करना सीख लो। देखो ये क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ओके, तो फॉर्मूले से ही आप न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर में इसकी यूनिट डायरेक्ट लिख सकते हो। क्लियर? तो मेनली अगर आप कहोगे सर इसका मतलब यहां हम डायमेंशन के द्वारा मास को किलोग्राम, लेंथ को मीटर और टाइम को सेकंड की टर्म में ही लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। अगर आपको इसकी बड़ी यूनिट जैसे न्यूटन थी तो आप न्यूटन की टर्म में कैपिटल जी की यूनिट को बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल देना। इज दैट क्लियर? सेम इसी तरह अगर CGS में पूछा जाए तो CGS के लिए भी मैंने आपको बताया था किलोग्राम को क्या कर देना ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर और सेकंड तो सेकंड रहेगा ही। बाकी न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर अपॉन किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा बस। तो यहाँ पे जो आपको ऑब्जेक्टिव दे रखा हो उसी के अकॉर्डिंग आंसर आप चेक करके टिक कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, 1 मार्क्स का वेरी शॉर्ट है या 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो बच्चों आप चाहो तो यहीं पे छोड़ देना। ओके, यहाँ पे आप छोड़ सकते हो आंसर। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं। ओके, तो अब तक मैंने आपको फर्स्ट एप्लीकेशन सिखाया बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड फाइंड आउट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट एप्लीकेशन पे मैं अब आपको बता रहा हूं सेकंड एप्लीकेशन, जिसमें आपसे कहा जाएगा
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैलकुलेट करो। ओके, कोई ऐसी कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन आपको कैलकुलेट करनी है। बच्चों आपस में मैसेज मत करो भाई, मैं फिर रिपीट करूंगा। अब आपको बच्चों डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। बेटा अब आपको कांस्टेंट क्वांटिटी की डायमेंशन निकालना सिखाऊंगा। तो इससे पहले किसकी निकाली थी हमने यूनिट निकालना सीखा था डायमेंशन से। अब हम सीधा कांस्टेंट क्वांटिटी की अब हम डायमेंशन निकालना सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कैपिटल जी अभी निकाला मैंने, कैपिटल जी की डायमेंशन। क्लियर? वो भी एक कांस्टेंट है। तो जल्दी से कैपिटल जी की डायमेंशन में डायरेक्ट लिख दूंगा क्योंकि अभी कैलकुलेट करके बता चुका हूं। तो डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। बच्चों फॉर्मूला आप जानते हैं, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। बेटा याद हो डायमेंशन हमने कैपिटल जी की कितनी निकाली थी अभी, m-1 l क्यूब t-2, याद आ गया। ये डायमेंशन अभी मैं निकलवा चुका हूं, इसलिए मैंने वैल्यू इसके अंदर पुट ना करके डायरेक्ट बता दी। ओके, आप क्योंकि अभी इसे कर चुके हो। तो ये डायमेंशन जो आप देख रहे हो ये किसकी डायमेंशन है, एक फिजिकल कांस्टेंट क्वांटिटी की। ओके, कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी की। तो कैपिटल जी की डायमेंशन बहुत आसान है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो ये याद रखना आप। अब इसी के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है बच्चे विस्कोसिटी कॉफिशिएंट। विस्कोसिटी कॉफिशिएंट याद रखना, ये आपको स्टोक नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी कॉफिशिएंट। ओके, विस्कोसिटी कॉफिशिएंट, इसे ईटा से इंडिकेट करते हैं, याद रखना। विस्कोसिटी कॉफिशिएंट ईटा की आपको डायमेंशन कैलकुलेट करना सीखना बच्चों। सबसे पहले अब आपको पता होना जरूरी है ये ईटा आया कहां से। देखो यहां पर सपोज करो एक लिक्विड दिया हुआ है, ये लिक्विड जो आप देख रहे हो काफी ज्यादा विस्कस लिक्विड है, जैसे मानो शहद। आप जानते हो शहद है काफी ज्यादा विस्कस लिक्विड होता है। अगर शहद के अंदर एक छोटी सी स्फेरिकल बॉल, जैसे बॉल बेरिंग होती है, अगर छोटी सी स्फेरिकल बॉल को डालोगे तो वो धीरे धीरे लिक्विड के अंदर जाने लगेगी। तो वो छोटी सी स्फेरिकल बॉल जो आप देख रहे हो, वो बॉल अगर आप किसी विस्कस लिक्विड के अंदर डालते हो तो वो काफी धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगी। अब वो बॉडी धीरे धीरे नीचे की तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि उसे रोकने के लिए ऊपर की तरफ एक विस्कस फोर्स काम कर रहा है, और वो विस्कस फोर्स F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी होता है। ओके, अब आप नॉर्मली कोई छोटी सी बॉल बेरिंग है मेटल की, बच्चे पानी के गिलास में अगर डालोगे तो पानी में तो बड़ी तेजी से गिर जाएगी, एकदम धड़ाम देने की। लेकिन अगर वही छोटी सी बॉल को अगर आप शहद से भरी हुई बोतल में डालोगे तो शहद में बड़े धीरे धीरे नीचे जाएगा। वो लोहे की बॉल, वो मेटल की स्फेरिकल बॉल धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो शहद है वो काफी विस्कस है, वो उस बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है, जिससे ऊपर की तरफ फोर्स काम करेगा। तो जो ऊपर की तरफ फोर्स काम कर रहा है बॉल के ऊपर, वो विस्कस फोर्स F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी होता है। इस रूल को सबसे पहले बताया था स्टोक नाम के साइंटिस्ट ने। तो याद रखना बच्चों, इसी के अंदर आता है बाय स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स ने बताया था F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ओके, ये फॉर्मूला बताया था। अब ये फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। ईटा की डायमेंशन फॉर्मूले से ही निकलती है, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया है डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूले की जरूरत होती है। अगर आप फॉर्मूला जानते हो तो तुरंत डायमेंशन निकाल दोगे। तो मैं ऊपर निकाल के बताता हूं बच्चों। ये आपके पास ईटा इज इक्वल टू कितना आ गया, F अपॉन 6 पाई आर वी। यूजुअली सब बच्चे जानते हैं फोर्स की यूनिट तो सबको रट गई होगी अब, ML T-2 होती है।
इसके अलावा 6 पाई एक कांस्टेंट है। मैंने पहले ही बताया बच्चों, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो अब किसका नंबर आया? आर। आर एक लेंथ है और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? एल। इसके बाद है वी। वी मीन्स वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस 1। क्लियर? अब आप जानते हो एक एल से तो एक एल कट गया, एक एल ये ऊपर कूद के आया, तो ईटा की डायमेंशन क्या बनी? एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। क्योंकि आप जानते हो मुझे कि टी माइनस 1 से टी माइनस 1 कटा तो टी माइनस 1 ही बचेगा। तो फाइनल आपके पास ईटा की डायमेंशन आ चुकी है। और ये ईटा भी एक कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो ये वो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस होती हैं। तो आपसे अगर एक नंबर में कोई क्वेश्चन पूछे, वो ऐसी क्वांटिटी के नाम बताओ, वो ऐसी कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के नाम बताओ जिनकी डायमेंशंस होती हैं। तो बच्चे कैपिटल जी का नाम बता देना, ईटा का नाम बता देना, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, और एक और करा रहा हूं प्लांक कांस्टेंट। तो चलिए अब नेक्स्ट, हाँ जी बोलो। वेलोसिटी के लिए तो एल टी माइनस 1 वेलोसिटी की डायमेंशन है। और इसके अलावा हाँ, ये क्वेश्चन में बोला जाएगा आपको। क्वेश्चन में बोला गया है ये जो फॉर्मूला है एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, यहाँ पे वी वेलोसिटी बोली गई है। कई ऐसे केसेस होते हैं जैसे आपको वॉल्यूम, आप जानते हो मास के फॉर्मूले के अंदर वॉल्यूम आया तो वॉल्यूम भी वी से इंडिकेट करा जाता है। तो डिपेंड करता पूछ क्या रहा है। अगर आपसे मास, वॉल्यूम और डेंसिटी की बात करें तब आपको वी वॉल्यूम लेके चलना है जो एल की क्यूब होता है। लेकिन अगर आपसे वेलोसिटी की बात कर रहा है, यहाँ पे बॉल मूव कर रही थी और मूव करने की वजह से उसमें एक वेलोसिटी थी जिसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, तो वो वेलोसिटी वी होने की वजह से इस वी का नाम वेलोसिटी है जो एल टी माइनस 1। हर जगह वी वेलोसिटी नहीं है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है वो वी उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वॉल्यूम है या फिर वेलोसिटी। जैसे याद है कल मैंने आपको परसों आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया था वॉन डर वाल्स इक्वेशन, याद है? वॉन डर वाल इक्वेशन में भी एक कैपिटल वी आया था। वो कैपिटल वी वहां पर वॉल्यूम का काम कर रहा था, वहां पर वो वी वेलोसिटी नहीं था। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो देखिए अब आपके पास ईटा की डायमेंशन आ चुकी है। बेटा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। लिसन, यहां आपने अभी अभी कांस्टेंट क्वांटिटी में दो कांस्टेंट क्वांटिटी सीखी। एक और कांस्टेंट क्वांटिटी होती है बच्चे प्लांक कांस्टेंट। डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, याद है ना? प्लांक कांस्टेंट को एच से इंडिकेट करा जाता है, एच। और एच का ये फॉर्मूला आया कहां से? E इक्वल टू एच न्यू से। ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हो बच्चों, ये एक्चुअल में एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ये फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला है, इसे हम फोटोन एनर्जी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फोटोन क्या चीज है? यूजुअली सब बच्चे को पता ही होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है आपने बच्चों। ये सन है या कोई भी इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, किसी भी इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट जैसे सन के अंदर से जो लाइट निकलती है तो वो लाइट के पार्टिकल्स को ही फोटोन कहा जाता है। तो बच्चे ये जो लाइट के पार्टिकल आप देख रहे हो, इस लाइट के पार्टिकल का नाम ही फोटोन होता है या फिर क्वांटा। तो ये आपने थ्योरी केमिस्ट्री में पढ़ी है। तो याद रखना, सन से निकलने वाली लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, सनलाइट के पार्टिकल्स, उन्हें फोटोन कहा जाता है, जिसके अंदर अपनी खुद की एनर्जी होती है और उस एनर्जी को बच्चे फोटोन एनर्जी कहते हैं। और फोटोन एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू से इंडिकेट करी जाती है। ओके, तो फोटोन एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू से इंडिकेट करी गई है। अब ये फॉर्मूले में हमें निकालना क्या है बेटा? हमें H निकालना है। तो फाइनली H इक्वल टू E अपॉन न्यू। अभी अभी मैंने बताया यहां E क्या है? एनर्जी, और न्यू क्या है बच्चे? फ्रीक्वेंसी। तो E की डायमेंशन ml2T-2 होती है। मैंने आपको सिखाया था एनर्जी की डायमेंशन, वर्क डन की डायमेंशन, हीट की डायमेंशन सेम होती है। और आपको मैंने बताया था बेटा फोर्स
और वर्क डन की डायमेंशन रट लो, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है फोर्स की डायमेंशन और वर्क डन की डायमेंशन। वर्क डन ही क्या है, एनर्जी होती है, और एनर्जी की डायमेंशन क्या है बच्चे, ml2t-2 अपॉन न्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। और सब बच्चे जानते हैं फ्रीक्वेंसी तो टी इनवर्स होता है 1/t जिसे कहते हैं। इज इट क्लियर? बस आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करो बेटा, प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी आपके पास। तो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन कितनी आई, t-1 से t-1 गया, ml2t-1 आपका ये रिमेनिंग बचा। तो आपके पास यहां पर डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट आ चुका है। तो काफी आसान टॉपिक था, 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें आपने पढ़ा डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, कैपिटल जी की डायमेंशन, ईटा की डायमेंशन विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, और प्लांक कांस्टेंट स्मॉल एच की डायमेंशन। अब इसके ऊपर मैंने कई सारे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं आपको, तो कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं यहाँ पर। यहाँ आपको बच्चों सपोज करो 1/μ0 की डायमेंशन पूछी। यहाँ तक तीनों क्वेश्चन सबको क्लियर हो गए? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा रेट दिए जाते हैं। इनमें से एक आध क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में आ सकता है। और बच्चों जितने भी आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चंस और जो नोट्स आपको दिए हैं, उनमें मैंने कई सारे क्वेश्चन कंपटीशन लेवल के निट में आए हुए आईआईटी के क्वेश्चन वो भी दे रखे हैं। ओके, तो डायमेंशन के क्वेश्चंस निट वाले और आईआईटी वाले भी दिए हुए हैं, और वो आपके होम एग्जामिनेशन में भी देता हूँ मैं क्वेश्चन वाले। तो आपकी याद रखना कॉम्पिटिटिव लेवल की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि मेरे जो नोट्स होते हैं, मैं जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, HC वर्मा के अंदर से कई सारे क्वेश्चन देता हूँ जो आप कंपटीशन लेवल की भी तैयारी करा देते हैं। तो आप अपना अकेडमी को ज़्यादा फोकस करो, अकेडमी को फॉलो करते चलोगे। जो अकेडमी आपका 11th क्लास है, इसे अगर आप फॉलो करते चलोगे, रियली बता रहा हूँ, आपकी कंपटीशन लेवल की भी बहुत अच्छे से तैयारी करा दूंगा मैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/μ0 तो ये वाले क्वेश्चन में कई बच्चों को डाउट रहा है, ये 4th क्वेश्चन है बेटा। 1/μ0 की डायमेंशन आपसे मैंने पूछी है। ये 1/μ0 होता क्या है, सुनिए। आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें μ0 जो आप देख रहे हो, μ0 इसका मतलब होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ मैग्नेट। ये मैग्नेट की परमिएबिलिटी होती है बच्चों। ओके, इसके अलावा ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है। अब आप कहोगे सर ये दोनों के दोनों टॉपिक, तो इसका मतलब कुछ डिफरेंट है। बच्चे ये डिफरेंट टॉपिक आपके एक्चुअल में 12th में पढ़ोगे, लेकिन 11th क्लास में इनकी डायमेंशन पूछ ली गई है। तो छोटी सी बात याद कर लेना बस, μ0 परमिएबिलिटी है इसका नाम, और एप्सिलॉन नॉट का नाम, इसका नाम आपका परमिटिविटी है। ओके, तो आपसे 1/μ0 की डायमेंशन पूछी है, क्लियर? तो डायमेंशन ऑफ 1/μ0 आपको करना क्या है इसमें, ये 1/μ0 एक्चुअल में बच्चों स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये वाली बात छोटी सी याद रखना। तो याद रखना 1/μ0 की जो वैल्यू होती है वो c² के इक्वल होती है, जो टाइम ऑफ जो स्पीड ऑफ लाइट कहा जाता है। यहाँ पे c को बच्चे स्पीड ऑफ लाइट कहा गया है, और सब बच्चे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू भी जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद है? ये फॉर्मूला अच्छे से पहले याद कर लो, क्लियर? आपको 1/μ0 तो बेशक नहीं पता, लेकिन बेटा c तो पता है, जिसे स्पीड कहते हैं, क्लियर? तो ये रिलेशन जिस बच्चे को याद है, ये न्यूमेरिकल, ये डायमेंशन कैलकुलेट आसानी से हो जाएगी। चलिए, तो 1/μ0 इसे मैंने एज इट इज लिख दिया। ओके बच्चे, c जो होता है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड का डायमेंशन सब बच्चे जानते हैं LT-1 है। c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट। मैं ऊपर लिख देता हूं पहले, स्पीड ऑफ लाइट। बच्चे c का डायमेंशन LT-1 होगा, क्योंकि c को स्पीड ऑफ लाइट कहा जाता है। इसका स्क्वायर भी तो कर दो। अब आप इसे स्क्वायर को l के ऊपर दोगे
और इसी स्क्वायर को बच्चे टी के पास दोगे तो L2t-2 बनेगा। तो देखो कितना इजी है, 1/μ0 की डायमेंशन आपके पास कैलकुलेट होकर आ चुकी है। कोई मुश्किल नहीं है, बस देखकर ऐसा लग रहा था कितना टफ क्वेश्चन दे दिया। कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, काफी आसान क्वेश्चन था, 3 लाइन के अंदर सॉल्व। ओके, तो ये था आपका कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी 1/μ0। ओके, उसकी डायमेंशन। तो अब इसके बाद एक और हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। आपको कोई भी एक टॉपिक में जो करा रहा हूं बच्चों, हर टॉपिक पे आपको खूब सारे न्यूमेरिकल्स भी कराता हुआ चल रहा हूं। ओके, तो जितने न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। मैंने अभी आपको केवल और केवल 2 टाइप सिखाई हैं। पहला एप्लीकेशन डायमेंशन मेथड से यूनिट, और दूसरा मेथड कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपके पास सपोज करो एक फॉर्मूला गिवन है, F = AT + BT²। बेटा ये जो फॉर्मूला आपको गिवन है, अब आपसे कहा गया है फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ A एंड B। तो इस इक्वेशन के अंदर आपसे कहा गया है डायमेंशन ऑफ A एंड B। अब आप सोच रहे होंगे सर A और B का मीन्स, A और B बेटा यहाँ कांस्टेंट क्वांटिटी है। टॉपिक क्या चल रहा है, कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालना ही तो चल रहा है। तो यहाँ A और B भी तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी ही है। ओके, तो उसी सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। इसमें आपको कहा गया है वेयर F इज फोर्स एंड T इज टाइम। वेयर F इज फोर्स एंड T इज टाइम, और T आपको यहां पर बेटा टाइम दिया गया है। तो A और B के डायमेंशन निकालो। कैसे निकालोगे? तो ये वाला क्वेश्चन आप देखते ही समझ गए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, इसे हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, होमोजेनिटी रूल से। तो जो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल लगा देना इसके अंदर, और होमोजेनिटी का प्रिंसिपल मैंने आपको सिखाया था, सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी को अगर ऐड करते हैं तो बेटा सेम क्वांटिटी ही मिलती है। याद आ गया? सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी माइनस करो तो सेम क्वांटिटी ही मिलती है। इज दैट क्लियर? तो साफ जाहिर है बेटा AT में जब BT² आपने ऐड करा तो फोर्स F मिला, तो इससे साफ जाहिर है AT भी फोर्स है और BT² भी फोर्स है। क्यों? क्योंकि बेटा फोर्स में फोर्स को अगर ऐड करोगे तो फोर्स ही तो मिलेगा। क्लियर? तो ये बैलेंस इक्वेशन जो आपको दिखा मिलती है, वो बैलेंस इक्वेशन में हमेशा याद रखना, इज इक्वल टू में जो फिजिकल क्वांटिटी आप देख रहे हो वो बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी जो प्लस हो रही है माइनस, वो भी वही फिजिकल क्वांटिटी होंगी। जैसे AT फोर्स है क्योंकि ये फोर्स के इक्वल है, और BT² भी फोर्स ही है। तो अब आप इसकी शुरुआत कैसे करोगे? पहले A की डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ AT = डायमेंशन ऑफ फोर्स। ओके, तो बच्चे AT भी एक फोर्स है, तो सब जाहिर है AT की डायमेंशन और फोर्स की डायमेंशन बेटा आपस में इक्वली तो होगी। थोड़ी देर में बच्चे टाइम आउट हो जाएगा। ओके, 3 और 4 मिनट में मैं आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दूं, 2 और क्वेश्चन कराऊंगा, आप दोबारा जुड़ जाना चाहें। ओके, 2-3 मिनट में टाइम आउट हो जाता है अगर हो गया तो। ओके, तो दोबारा जुड़ जाना सबके सब। तो बच्चों A = F/T। F/T बेटा ये T F के अपॉन में चला जाएगा। तो ध्यान से देखो, फोर्स की डायमेंशन सब जानते हैं, MLT-2। इसे हटा देता हूं, ये तो रूल था रफ कॉपी। तो MLT-2 तो बच्चे फोर्स की डायमेंशन हो गई, और टाइम की डायमेंशन क्या होगी? T। तो देखो T अपॉन में लिखूंगा, T ऊपर कूद के आएगा तो T-3 नहीं हो जाएगा। तो आपके पास अब ये A की डायमेंशन आ चुकी है जो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। चलिए B की डायमेंशन निकालते हैं। बेटा BT² की डायमेंशन, और डायमेंशन ऑफ BT² आप जानते हो फोर्स की डायमेंशन के इक्वल होगी। डायमेंशन ऑफ फोर्स के इक्वल होगी। क्लियर? तो यहां पे B = कितना आया? F/T²। सेम फोर्स की डायमेंशन सब जानते हैं, MLT-2 अपॉन T²। बेटा T² ऊपर आया तो T⁻⁻4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर?
तो अब आपने इसके अंदर ए और बी दोनों ही कांस्टेंट क्वांटिटी की डायमेंशन कैलकुलेट कर ली है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में जो भी ऑप्शन मिले जिसके अंदर ए की वैल्यू ये वाली हो और बी की वैल्यू ये वाली हो, वो वाला ऑप्शन टिक कर देना। ओके, या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन मिले तो बच्चों यही छोड़ देना आप। सही है। अब कुछ क्वेश्चन में होता क्या है, आपसे एक चीज और पूछ लेगा, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी एंड ऑल्सो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ए एंड बी। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूं, वो बेशक बेटा क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं। आपसे एक चीज और पूछ लेगा, आपसे कहेगा ए और बी का रेशियो और बता दो। जो कांस्टेंट क्वांटिटी ए और बी हैं, उन कांस्टेंट क्वांटिटी के रेशियो की क्या डायमेंशन बनेगी वो और कैलकुलेट कर दो। तो ये चीज मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ले रहा हूं। क्लियर? ये आपसे एग्जाम में पूछी गई है कई अलग अलग क्वेश्चंस में। तो ए और बी की डायमेंशन करना कुछ नहीं है बेटा, डिवाइड कर देना, जो भी आंसर आए वो फाइनल आंसर है। ए की डायमेंशन कितनी है, एम एल टी माइनस 3। सेम बेटा बी की डायमेंशन कितनी है, एम एल टी माइनस 4। अब आप ए और बी की डायमेंशन का रेशियो अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना निकल कर आया, केवल टी कैलकुलेट होके आएगा। ये आंसर है। समझ में आ गया? बाकी सब कट जाएगा, देखिए। ओके, सेम यही क्वेश्चन अगर आपको डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई में दे दे, मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हो, तो उस केस में बेटा ए और बी की मल्टीप्लाई कर देना। तो ये अलग अलग कंपटीशन में भी पूछे गए हैं और होम एग्जामिनेशन के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ए और बी की पहले अलग अलग डायमेंशन निकालो, डिवाइड के लिए बोले तो डिवाइड करके डायमेंशन कैलकुलेट कर दो, मल्टीप्लाई के लिए कहे तो मल्टीप्लाई भी करके डायमेंशन कैलकुलेट कर लेना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा दिया जाते हैं। अब इसके बाद हम इसमें एक और नए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों ये डायमेंशन निकालना जो बता रहा हूं आपको, सेकंड एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। ओके, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा। मैंने 5 क्वेश्चन कराए आपको अब, और आपको मैं बता दूं लेक्चर इस तरीके से ले रहे हैं तो आप मे बी नोट नहीं कर पा रहे होंगे, थोड़ा स्पीड में चलता है ये वाला काम। मैं आपको बता दूं बच्चे, जो भी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं बेटा, सेम इसी सीक्वेंस में एक एक क्वेश्चन आपको आपके नोट्स में मिल जाने हैं। आपके नोट्स में मैंने क्वेश्चन सोल्यूशन सहित दिए हुए हैं। आपका काम बस इतना है, जो लेक्चर अटेंड करो जिस दिन, उसी दिन उसको टॉपिक को जरूर पढ़ लेना। अगर आप पेंडिंग करोगे, नोट्स तो होंगे लेकिन भूल जाओगे ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो भी क्वेश्चन आज मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, नोट्स में से उसे रिवाइज जरूर कर लेना, उसे सॉल्व करके प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ओके, वरना आप फिर कई दिनों के बाद जब नोट्स उठाओगे तो भूल जाओगे आज का लेक्चर भी। ओके, जो काम जल्द से जल्द कर लिया जाए, टाइम से कर लिया जाए, वो ज्यादा बेहतर होता है। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बेटा आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपसे कहा हुआ है n इक्वल टू, पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, n इक्वल टू माइनस डी n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, ये वाला क्वेश्चन नोट्स में अनसॉल्व होगा। अब इसका सोल्यूशन देख लो, ये करना कैसे है। तो n इज इक्वल टू माइनस डी n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1, ये क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है। आपसे साफ कहा गया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बेटा ये जो n आप देख रहे हो, ये n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन इक्वेशन, n इक्वल टू दिस। ओके, क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन यूनिट टाइम। मैं फिर रिपीट करूंगा, इस n का नाम बोला गया है बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओके, ये एडिट हो गई। हाँ लिसन, इसमें बच्चों n जो आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, इनमें आपको पता होना जरूरी है ये स्मॉल n का नाम क्या है, कैपिटल D का नाम क्या है, n2 n1 का नाम क्या है और x1 x2 का। एक एक करके सीखते हैं। बेटा ये स्मॉल n का नाम दिया हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, पर यूनिट टाइम, ये आपको इस स्मॉल n का नेम दिया हुआ है, नाम।
तो ये आपके पास जो n दिया हुआ है, इसकी अगर आप डायमेंशन बनाओगे तो कैसे बनेगी? देखिए, डायमेंशन ऑफ स्मॉल n, एक एक करके डायमेंशन लिखो, फिर फाइनल में आपसे पूछेगा क्या, मैं आपसे बता दूं इसमें पूछना क्या चाह रहा है, किसकी डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है। आपसे n का नाम दे दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये तो n का नेम है। बेटा कैपिटल D का नाम है डिफ्यूजन रेट। डिफ्यूजन रेट क्वेश्चन में आपसे इस कैपिटल D की ही डायमेंशन पूछी गई है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बेटा कैपिटल D की ही डायमेंशन पूछी गई है, जिसे हम डिफ्यूजन रेट कह रहे हैं। तो डिफ्यूजन रेट की आपसे डायमेंशन पूछी गई है, तो मैं कैपिटल D के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। कैपिटल D के आगे क्वेश्चन मार्क का मीनिंग यही है कि आपको कैपिटल D की डायमेंशन निकालनी है, और कैपिटल D का नेम क्या है? डिफ्यूजन रेट। क्लियर? तो n का नाम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, D का नाम डिफ्यूजन रेट, जिसकी डायमेंशन पूछी है। बेटा n2 माइनस n1, अब आप जानते हो सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी अगर माइनस होगी तो सेम क्वांटिटी तो मिलेगी, तो साफ जाहिर है n2 या फिर n1 का नेम है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, और x2 माइनस x1, ये बच्चे डिस्टेंस दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। x1 भी डिस्टेंस है, x2 भी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस में से डिस्टेंस माइनस करोगे बेटा डिस्टेंस ही तो मिलेगा। तो एक एक करके अब हम n2 माइनस n1 और x2 माइनस x1 की डायमेंशन निकालेंगे और इस फॉर्मूले में बेटा पुट कर देंगे। तो बताइए कैपिटल D की डायमेंशन आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो देखिए अब क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है उसी को फॉलो करते हैं। n बोला गया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो डायमेंशन ऑफ स्मॉल n आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बच्चे ऊपर लिखे जाएंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसका मतलब एरिया और टाइम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अपॉन में है। मेरी बात समझ में आ गई? ऊपर क्या लिखे हुए हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सब बच्चे जानते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो बच्चे ये तो 1 लिख दूंगा मैं इसे, अपॉन में a लिखा है, a का मतलब एरिया। बेटा एरिया की डायमेंशन l² होती है। नोट करते चलना कॉपी और पेंसिल लेके, नोट्स में इसका सोल्यूशन नहीं है वाले क्वेश्चन का, इसका डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है मैंने। कॉपी में नोट करते हुए चलना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे करा रहा हूँ ये नोट कर लेना। क्वेश्चन एज इट इज आपको उसमें मिल जाएगा प्रॉपर लैंग्वेज में, नोट्स में। तो बच्चे 1/l², एरिया का l² हो गया। टाइम की डायमेंशन आप जानती हो t है। तो यहां पर अब आपने n की डायमेंशन कैलकुलेट करके निकाल दी, जो क्या बनी l-2 t-1। ये आपके पास n की डायमेंशन आ चुकी है, ये वाले n की वैल्यू। क्लियर? अब बच्चे n2 माइनस n1 की डायमेंशन निकालेंगे। अब देखिए डायमेंशन ऑफ n2 माइनस n1, आप जानते हो n1 और n2 दोनों ही नंबर है, और नंबर में से नंबर माइनस हुआ बेटा नंबर ही मिलेगा। सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी माइनस करोगे तो सेम क्वांटिटी ही मिलेगी। तो n2 माइनस n1 को यहां क्वेश्चन में बोला गया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मैं लिख देता हूं पहले क्या बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर। ये जो लिख रहा हूं ना, ये गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपसे बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। n1 n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऐसे लिखोगे इसे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बच्चे कोई यूनिट या कोई डायमेंशन नहीं होती। वॉल्यूम की डायमेंशन सब जानते हैं l³ होती है। तो बच्चे l³ ऊपर कूद गया l-3 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बेटा n2 माइनस n1 की भी डायमेंशन हमारे पास आ चुकी है, n की भी आ चुकी है। अब किसकी डायमेंशन बची? x2 माइनस x1। तो अब लिखेंगे डायमेंशन ऑफ x2 माइनस x1। x2 और x1 दोनों ही डिस्टेंस हैं, और डिस्टेंस में से बेटा डिस्टेंस माइनस करोगे तो डिस्टेंस ही मिलेगी। तो ये डिस्टेंस की डायमेंशन डायरेक्ट आप जानते हो, मैं लिख देता हूं ये क्या है, डिस्टेंस। पहले थ्योरी में लिख देता हूं ये है क्या चीज, डिस्टेंस। और सब जानते हैं डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, l। ओके, तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, l होती है। तो अब फाइनली आपने क्या देखा, n की डायमेंशन आ गई,
n2 माइनस n1 की, x2 माइनस x1 की, बेटा इसे पुट कर देना, कैपिटल डी की डायमेंशन आ जाएगी। ओके, तो चलिए अब इस फॉर्मूले के अंदर अब हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। ओके, तो देखो इसमें, चलो नीचे लिख देता हूँ बेटा, n की डायमेंशन कितनी है, ये रही L2 माइनस L1। ओके, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन 1। n की डायमेंशन आप जानते हो, देखो ये रही L2 माइनस L माइनस 2 T माइनस 1। ओके, ज्यादा नीचे से लिख रहा फिर आपको दिखाई नहीं देगा हो सकता है। तो पुट इन इक्वेशन 1 में हमने पुट करा ये वाली में, बेटा n की डायमेंशन कितनी दे रखी है, देखो L माइनस 2 T माइनस 1 ये रही, इज इक्वल टू माइनस डी। और याद रखना डायमेंशन में माइनस के सिंबल को नहीं यूज करते, माइनस का सिंबल लेने की जरूरत नहीं है, कैपिटल डी। n2 माइनस n1 की डायमेंशन देखिए कितनी है, L माइनस 3, तो L माइनस 3 अपॉन बेटा अब x2 माइनस x1 की डायमेंशन कितनी है, देखिए x2 माइनस x1 की डायमेंशन बेटा L है, तो ये L यहाँ नोट कर दिया। तो करना कुछ नहीं है, सबकी वैल्यू n, n2 माइनस n1, x2 माइनस x1, इन सब की डायमेंशन इस इक्वेशन 1 में फॉर्मूले में बेटा पुट कर देना। पुट करने के बाद अब ये आपके पास टर्म आ चुकी है, इसे अब हम सॉल्व करते हैं। देखो ये वाली टर्म ऊपर लिख रहा हूं मैं, तो कैपिटल डी इज इक्वल टू, ये L बच्चे इसके पास जाएगा, तो L माइनस 2 T माइनस 1 इंटू L अपॉन, बेटा ये डी के मल्टीप्लाई में आप देख रहे हो L की पावर माइनस 3, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, ये अपॉन में आ गया L माइनस 3। ओके, तो L माइनस 3 ये इसके अपॉन में आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब बस इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ गया है। तो फाइनली आपके पास यहाँ से ये ऊपर गया तो कितना आया, L की पावर 4 हो जाएगा, और L की पावर 4 में से 2 गया तो बच्चे L की पावर 2 बचा, T माइनस 1। फाइनल आंसर कैलकुलेट होकर कैपिटल डी की डायमेंशन आपके पास आ चुकी है। तो आप इस क्वेश्चन को करते हुए ही समझ गए होंगे इसकी इंपॉर्टेंस को। बेटा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन के अंदर ही छुपी रहती है, देखकर ही आपको लग रहा होगा कि कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। और याद रखना जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वही एग्जाम में आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मैंने आपको इसके अंदर एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझाई, इसे नोट कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देता ज़रूर हूँ मैं। ओके, तो अभी मैंने आपको सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस कराए। बच्चे थर्ड एप्लीकेशन ऐसा करते हैं, हम कल के दिन करते हैं, नया दिन होगा तो नई शुरुआत, मैं कल पूरा थर्ड एप्लीकेशन आपको अच्छे से समझा दूंगा विद न्यूमेरिकल्स। ओके, चलिए तो आज के लिए मीटिंग इतनी रखते हैं हम, फिर बाकी